गुड आफ्टरनून बेटा। ये वाला क्वेश्चन कर लिया आप लोगों ने बेटा? बेटा लास्ट क्लास में हमने दर्पण का फॉर्मूला और उसके बाद आवर्धन का जो फॉर्मूला है, इसके साथ साथ ये वाला क्वेश्चन हमने लास्ट क्लास में किया भी था, पर बहुत सारे बच्चे थे नहीं ना, तो ये क्वेश्चन आज फिर से दिया गया है। तो लास्ट क्लास में बेटा ये न्यूमेरिकल हमने कर लिया था और इसके साथ साथ दर्पण कंप्लीट कर लिया था। ये वाला क्वेश्चन सॉल्व हो गया बेटा? हाथ खड़ा करिए, माइक नहीं भी है तो भी। नहीं हुआ? हो गया। चलिए, कुछ लोगों का हो गया, कुछ लोगों का नहीं हुआ, इसको मैं भी सॉल्व करती हूँ आप लोग के साथ। वैसे ये क्वेश्चन सुनिए, बताइए, देखिए ये क्वेश्चन आपके उदाहरण का क्वेश्चन है ना, उदाहरण आपकी बुक में जो नंबर 1 उदाहरण है, ये वही क्वेश्चन है, ठीक? तो इसको आप लोग वहां से देख के करिएगा। इसके अलावा मैं एक और क्वेश्चन लिख रही हूँ, अब हम लोग उसको सॉल्व करेंगे, ठीक है? बेटा लिखते रहिए, किसी दर्पण के सामने सूर्य के प्रकाश की किरणें, मैं बोल भी रही हूं, किसी दर्पण के सामने सूर्य के प्रकाश की किरणें 15 सेंटीमीटर की दूरी पर 15 सेंटीमीटर की दूरी पर अभिसरित होती हैं। किसी दर्पण के सामने सूर्य के प्रकाश की किरणें 15 सेंटीमीटर की दूरी पर अभिसरित होती हैं, ठीक है? किसी दर्पण के सामने, जिनको दिख नहीं रहा है बेटा इसलिए मैं बोल भी रही हूँ, ठीक? किसी दर्पण के सामने सूर्य के प्रकाश की किरणें 15 सेंटीमीटर की दूरी पर अभिसरित होती हैं। इस दर्पण के द्वारा किसी बिंब का, किसी वस्तु का समान आकार का प्रतिबिंब प्राप्त करने के लिए वस्तु को दर्पण के सामने कहाँ रखेंगे? इस दर्पण द्वारा किसी बिंब अथवा वस्तु, दोनों एक ही बात है, ठीक है? ये आपके बोर्ड एग्जाम का क्वेश्चन आया हुआ है बेटा। इस दर्पण के द्वारा किसी बिंब अथवा वस्तु का समान आकार का प्रतिबिंब प्राप्त करने के लिए वस्तु को दर्पण से कितनी दूरी पर रखेंगे? बेटा क्वेश्चन में फिर से पढ़ दे रही हूँ, एक बार लिख लीजिए। किसी दर्पण के सामने सूर्य के प्रकाश की किरणें 15 सेंटीमीटर की दूरी पर अभिसरित होती हैं। किसी दर्पण के सामने सूर्य के प्रकाश की किरणें 15 सेंटीमीटर की दूरी पर अभिसरित होती हैं। इस दर्पण के द्वारा किसी बिंब अथवा वस्तु का समान आकार का प्रतिबिंब प्राप्त करने के लिए वस्तु को दर्पण से कितनी दूरी पर रखेंगे? सॉल्व करिए बेटा, बताइए कि वस्तु को दर्पण से कितनी दूरी पर रखेंगे। ये आपके बोर्ड में आया ही हुआ क्वेश्चन है। किसी का आंसर आ गया कि नहीं अभी तक? अच्छा ऐसा करते हैं, मैं ऑप्शन लिखती हूँ, मैं 4 ऑप्शन लिखती हूँ, फिर हाथ खड़ा करना कि किसका क्या आंसर आया है, ठीक है? तो आंसर है पहला ए 15 सेंटीमीटर की दूरी पर, ठीक। बी क्या है?
दर्पण से 30 सेंटीमीटर की दूरी पर। सी ऑप्शन है दर्पण से 15 सेंटीमीटर से लेके 30 सेंटीमीटर के बीच में, इस दूरी के बीच में कहीं रखेंगे, ठीक है। चौथा ऑप्शन क्या है, डी, 30 सेंटीमीटर से ज्यादा दूरी पर रखेंगे, ठीक है। बताइए कितने लोगों को लगता है कि ऑप्शन ए सही है, दर्पण के सामने 15 सेंटीमीटर की दूरी पर रखेंगे तो समान आकार का प्रतिबिंब प्राप्त हो जाएगा। मैम 30 सेंटीमीटर, बी नंबर। बी नंबर, ठीक है। राम जानकी से किसी ने कहा है बी नंबर 30 सेंटीमीटर, ठीक। तो कितने लोगों को लगता है बी सही है, बाकी स्कूल हाथ खड़ा करिए। ठीक है, कुछ लोगों को सी लग रहा है, 15 से 30 सेंटीमीटर भी कुछ लोगों को लग रहा है, ठीक है। किसको लग रहा है 30 सेंटीमीटर से परे? किसी को नहीं। अच्छा ठीक है, चलिए अब हम देखते हैं कि एक्चुअली में क्या है। सबसे पहले कौन बताएगा कि ये दर्पण कौन सा है? बिल्कुल, बहुत अच्छी बात है, दर्पण अवतल दर्पण है बेटा। कैसे पता चला? अभिसारी है, बिल्कुल, क्योंकि ये सूर्य की प्रकाश की किरणों को अभिसरित कर रहा था बेटा। आपको याद होगा मैं आप लोगों से कही थी कि आप लोग पता करके आइएगा कि कौन सा दर्पण अभिसारी है और कौन सा दर्पण अपसारी है, और इसका उत्तर मैं पूछना भूल गई थी, है ना। तो बेटा अभिसारी का मतलब होता है पास पास ले आना। वो दर्पण जो सूरज की प्रकाश की किरणों को या किसी भी प्रकाश की किरणों को एक बिंदु पर केंद्रित करता है, उसको हम बोलते हैं अभिसारी दर्पण। तो अभिसारी दर्पण कौन सा दर्पण है? अवतल दर्पण। तो याद रख लीजिएगा, बहुत बार आपसे सवाल में अभिसारी बोलेगा, अवतल नहीं बोलेगा, ठीक। और इसी तरह से तब उत्तल दर्पण जो होता है बेटा वो कौन सा होता है? अपसारी दर्पण होता है, ठीक। उत्तल दर्पण जो होता है वो प्रकाश की किरणों को दूर दूर फैला देता है, तो वो होता है अपसारी दर्पण। तो एक बात तो क्लियर थी कि ये जो दर्पण था जो प्रकाश सूरज के प्रकाश की किरणों को 15 सेंटीमीटर की दूरी पर अभिसरित कर रहा था, इसका मतलब 15 सेंटीमीटर की दूरी पर केंद्रित कर रहा था, इकट्ठा कर रहा था, तो ये एक अवतल दर्पण है, ठीक। अब बेटा जब ये सूर्य के प्रकाश की किरणों को 15 सेंटीमीटर की दूरी पर केंद्रित कर रहा था, तो ये 15 सेंटीमीटर क्या है उस दर्पण की? फोकस दूरी है, ठीक है बेटा। 15 सेंटीमीटर हमने पढ़ा था ना कि जब किसी दर्पण के समांतर चलने वाली प्रकाश की किरणें दर्पण से परावर्तन के पश्चात जिस बिंदु पर इकट्ठा होती हैं उस बिंदु को फोकस बोलते हैं, और दर्पण से उस बिंदु की दूरी को हम क्या बोलते हैं? फोकस दूरी। तो बेटा ये जो 15 सेंटीमीटर दिया हुआ है वो क्या दिया हुआ है? फोकस दूरी दिया गया है, ठीक है। तो सबसे पहली बात कि जो आपका दर्पण है वो एक अवतल दर्पण है और उस दर्पण की फोकस दूरी आपको दी हुई है 15 सेंटीमीटर, ठीक। ठीक है, तो अगर इसकी फोकस दूरी आपको 15 सेंटीमीटर दूरी दी गई है और आपसे कहा जा रहा है कि इस दर्पण के सामने कोई वस्तु कितनी दूरी पर रखेंगे कि समान आकार का प्रतिबिंब बनेगा, तो अगर आपको याद हो अवतल दर्पण द्वारा विभिन्न परिस्थितियों में हमने प्रतिबिंब बनना पढ़ा है ना। और कौन सी पढ़ा है, तो कौन सी स्थिति होती है जब समान आकार का प्रतिबिंब बनता है? जब वक्रता त्रिज्या पर या वक्रता केंद्र पर जब हम रखते हैं वस्तु को, उसी समय तो आपको समान आकार का प्रतिबिंब बनता है ना। तो जब फोकस दूरी 15 सेंटीमीटर है तो आपकी वक्रता त्रिज्या r क्या हो जाएगी? 2 गुणे f, यानी कि 2 गुणे 15 मतलब कि 30 सेंटीमीटर। तो आपका वक्रता केंद्र दर्पण से कितनी दूरी पर है? 30 सेंटीमीटर की दूरी पर है। वक्रता त्रिज्या आपके वक्रता केंद्र की दूरी ही तो बताती है। तो इसका मतलब अगर आप 30 सेंटीमीटर की दूरी पर किसी भी वस्तु को रखेंगे तो आपको दर्पण से समान आकार का प्रतिबिंब बनेगा, ठीक है। अब बेटा ये सवाल में कोई कुछ करना ही नहीं है, इससे सिंपल कोई सवाल नहीं हो सकता है, लेकिन सिर्फ सवाल को थोड़ा सा घुमा दिया है, शब्द में घुमा दिया है।
सिर्फ सवाल की जो कहानी है उसको सिंपल नहीं रखा, सिंपली नहीं कहा आपसे कि किसी दर्पण के सामने वस्तु इतनी दूरी पर है तो आप प्रतिबिंब निकालिए, है ना। सवाल को थोड़ा सा शब्द में घुमाया है, और अगर आप इस सवाल को पकड़ ले रहे हैं बेटा, मतलब आप कोई भी दर्पण का सवाल लगा लेंगे अच्छे से, इतना आप कॉन्फिडेंस अपने आप में रखिए, ठीक है। तो जो लोग इसे नहीं कर पाए हैं वो समझने की कोशिश करिए, और जो लोग कर लिए हैं उनके लिए बहुत शाबाशी कि वो आगे भी बोर्ड के सवाल अच्छे से कर लेंगे, ठीक है। चलिए, इसके बाद बेटा बस एक और न्यूमेरिकल हम देख लेते हैं, और क्योंकि मैंने लास्ट क्लास में आप लोगों को बोला था कि जो भी आपकी एनसीईआरटी की बुक के न्यूमेरिकल हैं आप करके आइएगा, उदाहरण वाले भी करके आइएगा, और जो कोई डाउट होगा तो पूछिएगा। कोई डाउट है? आपने न्यूमेरिकल किया सारे? कोई संशय, कोई डाउट अगर आपको हो तो आप लोग पूछिए, अदरवाइज मैं एक और न्यूमेरिकल सॉल्व करवाऊंगी और उसके बाद प्रकाश के अपवर्तन के बारे में पढ़ेंगे हम लोग, ठीक है। अच्छा, हम सवाल तो तुम लोग सॉल्व करोगे, चलो बहुत अच्छी बात है, चलो मैं देती हूँ। चलिए बेटा, मैं आपके एनसीईआरटी से ही न्यूमेरिकल सॉल्व करवा रही हूँ, ठीक है। अगर आप बेटा जितने भी उदाहरण दिए हुए हैं, जितने भी एनसीईआरटी क्वेश्चन दिए आप बना लेंगे ना, तो ऐसा नहीं होगा कि आप बोर्ड के क्वेश्चन नहीं बना पाएंगे, आप बना पाएंगे, ठीक है। सबसे इंपॉर्टेंट होता है बेटा क्वेश्चन को आपको कैसे अप्रोच करना है, ठीक, तो वो भी हम देखेंगे। तो न्यूमेरिकल है 15 सेंटीमीटर फोकस दूरी के, 15 सेंटीमीटर फोकस दूरी के, लिखिए बेटा सभी लोग, 15 सेंटीमीटर फोकस दूरी के किसी उत्तल दर्पण से कोई बिंब 10 सेंटीमीटर दूरी पर रखा है। 15 सेंटीमीटर फोकस दूरी के किसी उत्तल दर्पण से, पूछो बेटा, कोई दिक्कत नहीं है, तुम लोग पूछो। 15 सेंटीमीटर फोकस दूरी के किसी उत्तल दर्पण से, तुम लोग पूछते रहो। हाँ नहीं, ये दूसरा सवाल है बेटा। अच्छा हाँ, कोई बिंब 10 सेंटीमीटर, कोई बिंब 10 सेंटीमीटर की दूरी पर रखा है। पंद्रह सेंटीमीटर फोकस दूरी के किसी उत्तल दर्पण से कोई बिंब 10 सेंटीमीटर की दूरी पर रखा है। प्रतिबिंब की स्थिति, प्रकृति तथा आकार बताइए। तीन चीजें बतानी है बेटा। प्रतिबिंब की सबसे पहले आपको बताना है स्थिति। स्थिति का मतलब क्या कि प्रतिबिंब कहाँ बना, ठीक है। प्रकृति मतलब कि वास्तविक बना, आभासी बना, सीधा बना कि उल्टा बना। और आकार बताइए। साथ ही साथ एक किरण आरेख द्वारा इस प्रतिबिंब का बनना भी समझाइए। ये क्वेश्चन पूरी तरह से आपके एनसीईआरटी वाला नहीं है, मैंने उसको बदल दिया है थोड़ा सा। प्रतिबिंब की स्थिति, प्रकृति और आकार बताइए। किरण आरेख भी बनाइए, ठीक है। इस प्रतिबिंब के बनने का किरण आरेख भी बनाइए। इससे बड़ा सवाल नहीं आता है, ठीक है। इसी में 2-3 सवाल और जोड़े रहेंगे, ठीक है, लेकिन इससे ज्यादा बड़ा सवाल नहीं आएगा। फिर से एक बार क्वेश्चन पढ़ रही हूँ, जिन्होंने नहीं लिखा लिख लें। 15 सेंटीमीटर फोकस दूरी के किसी उत्तल दर्पण से कोई बिंब 10 सेंटीमीटर की दूरी पर रखा है। प्रतिबिंब की स्थिति, प्रकृति और आकार बताइए। किरण आरेख भी बनाइए, ठीक है।
चलिए 5 मिनट का टाइम है आपके पास में, 5 मिनट आप लोग सॉल्व करिए, और जब 5 मिनट में आप लोग सॉल्व कर लेंगे फिर हम देखेंगे। ठीक है बेटा, करिए। अच्छा देखते हैं, सब लोग अपना अपना ऑप्शन अपने पास सुरक्षित रखिए, हम लोग यहाँ सॉल्व करते हैं और पता चलेगा कि किसका किसका सही है और किसका गलत। ठीक, लेकिन बेटा उससे पहले सबसे पहले क्या जरूरी है, कैसे तुम एग्जाम को आंसर बोर्ड एग्जाम में लिखोगे। ठीक है, देखो सवाल सबको सॉल्व करना आता है, बहुत सारे लोग इसको सही कर लोगे, लड़के तो फटाक से तुरंत सॉल्व करके आंसर लिख देते हैं, लेकिन एग्जामिनर को उनका आंसर खोजने में बहुत मेहनत पड़ती है और फिर वो नंबर भी काटता है। ठीक, तो कैसे सॉल्व करना है, सबसे पहले बेटा जब आप आंसर शुरू करोगे, आंसर मतलब जब सॉल्व करना शुरू करोगे या तो आंसर लिख लो या सॉल्यूशन लिख लो, जो भी मन करे, आप इंग्लिश में भी लिख सकते हो। मैं तो यूपी बोर्ड में थी लेकिन मैं लिखती थी ये छोटी छोटी चीजें इंग्लिश में ही, मेरे लिए थोड़ा आसानी होता था। ठीक है, सॉल्यूशन, तो सॉल्यूशन में सबसे पहले हम लिखेंगे कि आपके क्वेश्चन में क्या दिया गया है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा। अभी जैसे जो सवाल तुम्हें आता है ना, दिया गया है, या फिर आप इंग्लिश में लिख दो कि गिवन। ठीक, इससे क्या होता है बेटा, कभी कभी तुम्हें फॉर्मूला नहीं याद आ रहा होता है, कभी कभी तुम्हें बातें नहीं याद आ रही होती है। ठीक है, तो ऐसे में क्या होता है कि जब तुम गिवन लिखते हो ना, और वो भी सिंबल में, मतलब चिन्ह के रूप में, तो तुमको खुद ब खुद फॉर्मूला याद आ जाता है। ठीक, पहली बात तो ये। दूसरी बात, जब तुम गिवन भी सही लिखते हो और मान लो कि तुमने पूरा क्वेश्चन सॉल्व किया और तुम्हारा आंसर भर गलत आ गया, तो भी एग्जामिनर ये जानता है कि तुमको बात समझ आ रही है, तो अगर क्वेश्चन 10 मार्क का है तो भी तुमको वो 8 नंबर दे देगा, अगर तुम्हारा केवल आंसर कटा है तो। ठीक, तो सबसे पहले हम लिखेंगे कि क्या दिया गया है क्वेश्चन में। ठीक है, तो सबसे पहले दर्पण कौन सा था बेटा, उत्तल दर्पण था। ठीक, अब उत्तल दर्पण था, उसके अलावा क्या दिया गया था, फोकस दूरी दी गई थी उत्तल दर्पण की 15 सेंटीमीटर। तो फोकस दूरी, हम अब फोकस दूरी नहीं लिखेंगे, हम लिखेंगे स्मॉल एफ। स्मॉल एफ दिया गया बेटा 15 सेंटीमीटर, पर इसको हम चिन्ह के साथ लिखेंगे बेटा। ये बताओ ये प्लस होगा कि माइनस होगा, प्लस होगा। ठीक है, उत्तल दर्पण है, फोकस जो है वो दाईं तरफ होता है बेटा ध्रुव से, इसलिए प्लस होता है, तो प्लस 15 सेंटीमीटर। दूसरा बेटा दिया हुआ है बिंब की दूरी, बिंब की दूरी मतलब दर्पण से वस्तु की दूरी, तो दर्पण से वस्तु की दूरी को क्या लिखते हैं, हम यू लिखते हैं। तो यू आपको कितना दिया गया है, बिल्कुल -10, जो भी बोला -10, वेरी वेरी गुड बेटा, आई एम एक्सपेक्टिंग कि तुम -10 कहोगे। तो u -10 सेंटीमीटर होगा। बहुत जरूरी है इन न्यूमेरिकल्स में बेटा कि तुम जो है चिन्ह के साथ लिखो। ठीक है, तो u बराबर दे दिया गया -10 सेंटीमीटर, तो ये हो गया तुम्हारा दिया गया है। ठीक, इतना ही दिया गया और तो कुछ नहीं दिया गया है। अब तो ये हो गया तुम्हारा स्टेप 1। ठीक, कि तुमने लिख लिया, दिया गया है। नेक्स्ट हम आ जाते हैं स्टेप 2 पे। स्टेप 2 क्या है, ज्ञात करना है। क्या तुम्हें ज्ञात करना है, या तो तुम लिखो कि ज्ञात करना है, या तो तुम लिख दो टू फाइंड, अंग्रेजी में तुम लिख दो कि टू फाइंड। ठीक, तो ये हो गया तुम्हारा दूसरा स्टेप। ये बेटा तरीका है तुमसे स्टेप मार्किंग में नंबर लेने का। बोर्ड एग्जाम में सवाल आना, समझ आना एक बात होती है, और बोर्ड में लिख के नंबर लेना दूसरी बात होती है। ठीक है, तो ज्ञात करना क्या है, टू फाइंड। क्या कह रहा है बेटा तुमसे, तुमसे कह रहा है कि सबसे पहले बोल रहा है स्थिति बताओ। ठीक, तो स्थिति का मतलब क्या हुआ, दर्पण से प्रतिबिंब की दूरी क्या है, ये पूछ रहा है तुमसे, v बराबर क्या। ठीक, उसके बाद तुमसे क्या कह रहा है, प्रकृति बताओ। प्रकृति का मतलब क्या चीज है, प्रकृति का मतलब कि ये वास्तविक है, आभासी है, या सीधा है, या उल्टा है। ठीक, तीसरी चीज तुमसे कह रहा है आकार बताओ। आकार के बारे में हमने क्या पढ़ा है बेटा, आवर्धन का फॉर्मूला पढ़ा है। तो आपसे पूछ रहा है कि प्रतिबिंब की हाइट जो h डैश है उसका मान बताओ कि h डैश क्या है। ठीक, और फिर आपसे कह रहा है कि आप एक किरण आरेख भी बनाओ। ठीक है, चलिए तो सॉल्व करते हैं। अब ये स्टेप 2 तक हो गया,
तो आपको जो है अब आ गया आपका स्टेप 3 कि फॉर्मूला कौन सा लगाएंगे या कौन कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे। ठीक है, कौन सा फॉर्मूला आप लगाओगे। तो आपने देखा है बेटा F दिया गया है, U दिया गया है और V पूछ रहा है, ठीक, और इसके अलावा आपसे H डैश पूछ रहा है। तो इन सबको मिलाते हुए कौन कौन से फॉर्मूले आते हैं। एक तो आता है 1/F बराबर 1/U प्लस 1/V, और दूसरा फॉर्मूला M बराबर H डैश बटे H बराबर माइनस V/U। ठीक है, तो ऐसे ही लिख देंगे नेक्स्ट स्टेप में फॉर्मूला। ये हो गया तुम्हारा तीसरा स्टेप। 10 नंबर के क्वेश्चन में तुमको यहां तक मिल जाएगा 6 नंबर। अगर इसके बाद गलत किए तो है तुम्हारे 4 नंबर, या एटलीस्ट 4 नंबर तो यहाँ तक मिल ही जाएगा। अब आ जाते हैं हम स्टेप 4 में, जहां हम एक्चुअली में क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले क्या करें, हम क्या करेंगे, F की वैल्यू, U की वैल्यू चिन्ह के साथ इसी फॉर्मूले में, ये जो फॉर्मूला नंबर 1 है तुम्हारा, इसमें रख देंगे और यहां से B की वैल्यू निकाल लेंगे। तो चलिए रखते हैं, 1/+15 बराबर, हाँ, 1/-10 प्लस 1/B। V और U इंटरचेंज भी हो सकते हैं, इधर उधर भी कर सकते हो, उसमें कोई दिक्कत नहीं। आप 1/A बराबर 1/B प्लस 1/U भी कह सकते हो, चूंकि प्लस का साइन है तो उसको इंटरचेंज करने में कोई दिक्कत नहीं है, आपस में बदलने में कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, अब चलिए अब क्या करेंगे, अब हम 1/10 ये जो है इसको हम पक्षांतर करके इस तरफ ले आते हैं। तो यहां से 1/B बराबर 1/15, और वो माइनस में था लेकिन जब दूसरी तरफ ले आओगे तो प्लस में हो जाएगा 1/10। ठीक है, 15 और 10 का लॉसा ले लो, कितना हो जाएगा, आया है आंसर, V बराबर 6 सेंटीमीटर आया है। तो इसी तरह से V बराबर 6 सेंटीमीटर निकालोगे और लिख दोगे आंसर 1, बिना उसको डब्बे में बंद करना मत भूलना, क्योंकि जब एग्जामिनर जल्दी जल्दी कॉपी चेक करता है तो इतना नहीं टाइम होता है कि तुम्हारी कॉपी में जाकर खोजेगा कहाँ लिखा है तुमने आंसर। अगर तुम उसको डब्बे में बंद कर देते हो, सही आंसर बंद करते हो तो अच्छी बात है। तो V बराबर बेटा तुम्हारा क्या आ गया, 6 सेंटीमीटर। ठीक, अब ये दर्पण उत्तल दर्पण था, तो तुमने पढ़ ही रखा है कि उत्तल दर्पण में हमेशा, हाँ बेटा पीछे कर दे। तो बेटा सबसे पहले ये बताओ, दर्पण उत्तल दर्पण है, उत्तल दर्पण में हमेशा ही प्रतिबिंब आभासी और सीधा बनता है। तो प्रकृति तो तुम बिना सवाल सॉल्व किए भी लिख सकते थे। ठीक है, ठीक है, तो प्रकृति क्या हो गई, एक तो हुआ कि 10 सेंटीमीटर की दूरी पर आंसर 1 हो गया, और प्रकृति क्या हो गया कि ये प्रतिबिंब कैसा होगा, आभासी होगा और सीधा होगा। ठीक, आभासी होगा, सीधा होगा। अब देख लेते हैं कि वस्तु से छोटा होगा कि बड़ा होगा, आकार पर आ जाते हैं। ठीक है, लिखने में बहुत ज्यादा मत लगो, तुम लोग लिख सकते हो बेटा आराम से, लिखने में नहीं समझने में लगो। आकार पे आ जाते हैं बेटा, आकार M बराबर H डैश बटे H बराबर माइनस V/U होता है। तुम्हारे V की वैल्यू +6 सेंटीमीटर आई है ना, और U की वैल्यू तुम्हारे -10 सेंटीमीटर थी ही। ठीक है, यहां से अगर हम सिर्फ इस फॉर्मूले को ले ले तो H डैश यानी कि प्रतिबिंब का हाइट बटे वस्तु की हाइट बराबर कितना हो जाएगा, माइनस, यहां रख दो 6 बटे -10, ये माइनस कैंसिल हो गया, तो ये हो गया प्लस, यानी कि 6/10। तो 6/10 का मतलब कितना हो जाएगा, 0.6, 0.6 हो जाएगा। तो यहां से बेटा तुम्हारे H डैश यानी कि वस्तु की हाइट बराबर कितना आ गया, 0.6H। यही तुम्हारा आकार हो गया, यही तुम्हारा आंसर हो गया आकार का। तो तुम देख रहे हो कि जो प्रतिबिंब की हाइट है वो वस्तु की हाइट के 0.6 गुना है। 0.6 गुना का क्या मतलब बेटा, वस्तु जो है वो प्रतिबिंब जो है वो वस्तु से छोटा है।
अगर यहाँ पे मैं कह दूं कि h बराबर 10 है तो h डैश बराबर कितना हो जाएगा 0.6 इंटू 10 बराबर 6 हो जाएगा। समझ रहे हो कि अगर, हाँ बेटा h समझ में नहीं आया है? अच्छा ये बताओ, दर्पण के आवर्धन का फॉर्मूला पता है ना? आवर्धन का फॉर्मूला जो है प्रतिबिंब की हाइट h डैश बटे वस्तु की हाइट h बराबर माइनस v बटे u होता है। v होता है प्रतिबिंब की दूरी और u क्या होता है? वस्तु की दूरी। ठीक, तो यहां से अब तुम m को भूल जाओ, केवल तुम इतना याद रखो, ये जो तुम्हारा ये फॉर्मूला है ये वाला। ठीक, अगर तुमसे आकार पूछ रहा है वस्तु का, ठीक है, प्रतिबिंब का आकार, और वस्तु का आकार नहीं दिया हुआ है बेटा, तो तुम बस h डैश बटे h की वैल्यू निकाल लो v माइनस v बाई u रख के। तो मैंने किया क्या, v की वैल्यू कैलकुलेट की थी, u की वैल्यू पता थी, इस फॉर्मूले में बस वैल्यू रख दी। h डैश बटे h बराबर -6 बटे -10, और ये माइनस माइनस आपस में कैंसिल हो गए। भाई माइनस माइनस तुम कहो कैंसिल हो गए या प्लस हो गया, दोनों मिलके। ठीक है, माइनस में माइनस को गुणा करते तो क्या हो जाता है, या भाग देते तो क्या हो जाता है, प्लस हो जाता है बेटा। तो 6 बटे 10 का बस मैंने भाग तो दिया है 6 में, तो h डैश बटे h की वैल्यू कितनी आ गई है तुम्हारी, यहां से तुम h डैश बटे h की वैल्यू 0.6 आ गई। तुम चाहो तो यही आंसर दे दो, बस यही तुम्हारे प्रतिबिंब का आकार हो गया। समझने वाला समझ लेगा, ठीक है। और अगर यहीं पे तुमको वस्तु की हाइट दे दी गई होती, वस्तु की हाइट मतलब h की वैल्यू दे दी गई होती, तो तुम इसी फॉर्मूले में h की वैल्यू रख के h डैश की वैल्यू निकाल लेते। ठीक है, जैसे मान लो कह दें कि h 10 सेंटीमीटर है, तो तुम्हारा h डैश कितना हो जाता, 10.6 गुणे h 10 बराबर 6 हो जाता। यानी कि अगर तुम्हारा वस्तु 10 सेंटीमीटर का होता तो तुम्हारा प्रतिबिंब 6 सेंटीमीटर का बनता। ठीक है, तो इसका मतलब तुम्हारा प्रतिबिंब कैसा बना। तो अगर मैं फाइनल आंसर लिखना चाहूं तो क्या लिखूंगी कि आभासी सीधा वस्तु से छोटा, वस्तु से छोटा कितना छोटा, 10.6 गुना छोटा, 10.6 h छोटा प्रतिबिंब दर्पण से कितनी दूरी पर बन रहा है, दर्पण से 6 सेंटीमीटर की दूरी पर दर्पण के पीछे की तरफ बन रहा है। ठीक है, उत्तल दर्पण है ना, और बस, और आंसर भी प्लस आया है, दर्पण से पीछे की ओर बन रहा है, दर्पण के पीछे की ओर बन रहा है, लिख सकते हो आप। ठीक है, तो तुम चाहो तो हर स्टेप पे बस आंसर को ब्रैकेट में बंद कर दो, इस तरीके से आंसर 1, आंसर 2, आंसर 3 करके, और चाहो तो फाइनल में एक बड़ा सा आंसर लिख सकते हो कि एक्चुअली में प्रतिबिंब कहाँ बना। अब आ जाते हैं किरण आरेख के बारे में। किरण आरेख क्या है, उत्तल दर्पण था तुम्हारा, तो ये लो बन गया उत्तल दर्पण। ठीक है, उत्तल दर्पण, ठीक, उत्तल दर्पण के सामने कहीं 10 सेंटीमीटर की दूरी पर वस्तु को रखो। ये हो गया तुम्हारा वस्तु की दूरी, यहाँ पे 10 सेंटीमीटर दिया गया है। इधर कहीं तुम्हारा 15 सेंटीमीटर पर फोकस है। ठीक है, मान लो कि ये 15 सेंटीमीटर पर फोकस है। ठीक, और ये 15 सेंटीमीटर से दुगुना इधर कहीं सी रहेगा, यानी कि वक्रता केंद्र। ठीक, अब ये यहां से निकालो दो प्रकाश की किरणें, एक जो मुख्य अक्ष के समांतर चल रही हैं, क्या होगा इनका परावर्तन के पश्चात, ये परावर्तन के पश्चात फोकस से होके आती हुई प्रतीत होंगी, मतलब इधर चली जाएंगी। ठीक, दूसरी प्रकाश की किरण जो कि ऐसी है कि तुमको लगेगा कि वक्रता केंद्र से होके गई और वक्रता केंद्र से ही वापस लौट गई, कुछ इस तरीके से, इस दिशा में। यहाँ पे इसने कटान किया है तो तुम्हारा यहाँ पे सीधा प्रतिबिंब बन गया। ये लो तुम्हारा प्रतिबिंब, ये ए भी था, ये वस्तु ए भी था, ये ए डैश बी डैश तुम्हारा प्रतिबिंब हो गया। यहाँ से यहाँ तक की दूरी दिखा दो 6 सेंटीमीटर। तो कुछ इसी तरीके का तुम्हारा 6 सेंटीमीटर आंसर आया है। कुछ इसी तरीके का तुमको किरण आरेख बना के दिखाना है। ठीक है,
ये पूरा का पूरा आंसर हो गया। अब कोई डाउट है, कोई दिक्कत है तो पूछो, ठीक है? चलिए, डायग्राम नहीं समझ में आया है तो तुम एक बात बताओ, तुमने उत्तल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब बनना समझा था? तो अगर उत्तल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब बनना समझा था बेटा, तो डायग्राम में क्या समझना था? फिर से बना लेते हैं डायग्राम। ये तुम्हारा हो गया उत्तल दर्पण, ये समझ में आया? ठीक, ये दर्पण एक बड़े से गोले का भाग होगा। यहाँ मान लो दर्पण का क्या होता है, बीच में ध्रुव हो गया P, ठीक। P से हम एक सीधी लाइन खींच देते हैं। ये क्या है? मुख्य अक्ष, ठीक है, मुख्य अक्ष हो गया। अब बेटा दर्पण से मान लो ये खूब बड़ा सा कोई गोला, तो ये गोला कहीं यहाँ तक उसका केंद्र होगा, तो ये हो गया वक्रता केंद्र C, और इसके आधे पर कहाँ होगा फोकस F। तुम्हारे सवाल में फोकस दूरी कितनी दी हुई है? 15 सेंटीमीटर दी हुई है, तो यहाँ लिख दिया मैंने 15 सेंटीमीटर। यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अब इसके सामने तुमने वस्तु को रखना है। अब तुमने इतनी दूरी 15 सेंटीमीटर लिखी है, तो थोड़ा सा उससे कम करके 10 सेंटीमीटर बनाओगे ना। यहाँ मैं मेजर करके नहीं बना रही हूँ, तुमको भी जरूरी नहीं है कि तुम मेजर करो, लेकिन मेजर करके बना भी सकते हो। तो ये हो गया 10 सेंटीमीटर। ये तो अभी तक सिर्फ सवाल में दिया गया है, तो यहाँ मैंने रख दी वस्तु, ठीक। अब प्रतिबिंब बनाना है, तो प्रतिबिंब बनाने के लिए क्या करते हैं, नियम याद करो। 2 या 3 प्रकाश की किरणों के बारे में पढ़ा था ना। एक जो मुख्य अक्ष के समांतर चलेगी, परावर्तन के पश्चात फोकस से होके जाएगी या फोकस से आती हुई प्रतीत होगी। दूसरी जो वक्रता केंद्र से होके जाएगी, परावर्तन के पश्चात वक्रता उसी दिशा में वापस लौट जाती है ना, या फिर उसी दिशा में वापस लौटती हुई प्रतीत होती है। तीसरी वो प्रकाश की किरण जो मुख्य फोकस से होके आती है, परावर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के समांतर चली जाती है। तो इनमें से तुम कोई भी 2 प्रकाश की किरण ले सकते हो। तो चलो पहली वाली ली मैंने जो मुख्य अक्ष के समांतर चली, तो मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली जो है परावर्तन के पश्चात इधर कहीं निकल जाएगी, क्योंकि ये अवतल दर्पण है, ये उनको दूर करता है। लेकिन तुम पीछे की तरफ बढ़ाओगे तो तुमको लगेगा कि फोकस से होके आ रही है, ठीक है। ये हो गई पहली प्रकाश की किरण। अब बना लेते हैं दूसरी प्रकाश की किरण। दूसरी प्रकाश की किरण वो ले लेते हैं जो तुमको ऐसा लगे कि वक्रता केंद्र से होके आई थी, ठीक। तो कुछ ऐसे मान लो वक्रता केंद्र से होके आने वाली ऐसे आएगी कुछ, तो ये हो गई वक्रता। तो वक्रता केंद्र से आने वाली इसी दिशा में वापस लौट जाएगी। लेकिन जब फिर तुम पीछे की तरफ बढ़ाओगे तो तुमको ऐसा लगेगा कि वक्रता केंद्र पे जाके मिलती है। अब ये दोनों जहां पे कटान कर रही हैं, यहीं पे तो तुम्हारा प्रतिबिंब बन गया, ठीक। तुम देखो तो मैंने बिना नापे जोखे बनाया है, फिर भी प्रतिबिंब अपने आप तुम देखो ये 6 सेंटीमीटर पर बना है, 15 सेंटीमीटर देख रहा हूं। तो जब इतना ले डायग्राम मैंने बनाया और डायग्राम सही बन गया, तो केवल तुम थोड़ा सा ध्यान रखोगे दूरी का, हल्का सा नाप जोख सही रखोगे, एक बार में किरण आरेख सही बन जाएगा, ठीक है। तो बन गया। ये आपने दिखा देना है कि ये हो गया तुम्हारा 6 सेंटीमीटर, ये तुम्हारी वस्तु की हाइट हो गई h, ये तुम्हारा h डैश, यहीं पे मन करे लिख दो h डैश बराबर 0.6h आया था तुम्हारा कैलकुलेट करके, बन गया। अभी कोई डाउट? अच्छी बात है, मैं मान रही हूं कि अब कोई डाउट नहीं है। अच्छा, सबको ये पेंसिल दिख रहा है? मैं थोड़ा सा कैमरे के पास आ जाती हूँ। अब आप लोग लिखना बंद कर दीजिए, ये सवाल आपके एनसीईआरटी में भी था। सबको पेंसिल दिख रहा है ना? ये पेन सीधा दिख रहा है, ठीक। ये पानी का गिलास भी दिख रहा होगा। चलो अब मैं इसमें इस पेन को डाल देती हूँ। अब पूरा दिख रहा है। अब ये देखो, ये पेंसिल टेढ़ी लग रही है, ये तुमको पेन सीधा था और जैसे पानी में डाल रही हूं तुमको लग रहा है यहाँ पानी जहां पे है बीच में बूढ़ा सा लग रहा है, ठीक है। अच्छा, ये दिख रहा है सबको? ये एरो की एक दिशा दिख रही है। अब जरा पानी गिलास के पीछे से देखो उसको,
उल्टा हो गया ना? देखो जरा, ये कैसा था और ये कैसा हो गया? उल्टा। ये कैसे हो गया? कौन बताएगा कि ये कैसे हो गया? कितने लोग को ये लाइट, थोड़ा लाइट कम करेंगे शायद इनको दिख जाए। ये लेजर दिख रही है क्या? मेरे हाथ में लेजर दिख रहा है सबको? हाथ कर रही होंगी तो दिख रहा होगा, नहीं? चलो ठीक है। अभी देख रहे हो, अभी देख रहे हो मेरे हाथ पे लेजर कहाँ? ऐसे सीधे मैं ऐसा डाल रही हूँ तो मेरे हाथ पे ऐसे सीधे आ रहा है। दिख रहा है? दिख रहा है। ये देखो मेरे हाथ में लेजर लाइट है, मैं जला रही हूँ, तुमको बीम नहीं दिख रही होगी पर मेरे हाथ पे तो एक जगह दिख ही रहा होगा। पॉइंट दिख रहा है ना? अब जरा बीच में पानी गिलास लाइए तो आप ही लाना पड़ेगा, मेरा हाथ तो दोनों लगा रखा है मैंने। बीच में आपको लाना है, ऐसे लाना है कि बच्चों को दिखाई दे। अब ये देखो बेटा, बिंदु जो है वो अपनी जगह से दूसरी जगह चला गया कि नहीं? हटा दीजिए ग्लास। देखो अभी कहाँ है? ठीक, अभी कहाँ चला गया? हाथ से बाहर चला गया। देखो जरा, चला गया ना? अच्छा, पानी ग्लास से जाते हुए सबको रे दिख रही है? अच्छा रुको एक मिनट, सबको पानी के ग्लास में एक रेखा दिख रही है कि नहीं? ग्रीन कलर की। दिख रहा है ना? तो तुम देख रहे हो बेटा, पानी के ग्लास की सतह पे जाके वो थोड़ा सा मुड़ रहा है। ऊपर से दिशा दूसरी है, बाद में दिशा दूसरी हो जा रही। अच्छा अब देखो जरा, अब दो दिखने लगी लाइनें। हाँ। देख रहे हो? चलो, ये था पानी का ग्लास। अब ये देखो, ये मेरे हाथ में क्या है? कांच का ऐसे स्लैब है, इसको बोलते हैं कांच का स्लैब। ऐसा रेक्टेंगुलर सा है, ठीक है? चलो देखो, हाँ, थोड़ा सा स्लैब को टेढ़ा मेढ़ा करिए, थोड़ा सा। हाँ अब दिख रहा है। हाँ, बस देखते रहो, अभी मैं पूछूंगी कि क्या देखा है। अभी सीधी सीधी लाइन दिख रही है, फिर इस लाइन को टेढ़ा होते हुए देख रहे हो। अच्छा अभी देखना, अभी थोड़ी देर में उसी में दो लाइन दिखने लगेगी। ये देखो, ये एकदम सीधी लाइन दिख रही है ना? थोड़ा सा पूर्ण आंतरिक परावर्तन नहीं हुआ इनका, एंगल ही 90 के ऊपर जाने पे वो अलग चल जाएगा। वो तो ना बहुत लाइट, बहुत हल्का सा हो रहा है। अच्छा ठीक है, चलो इतना देखा ना बेटा। जब पेन को डाला था मैंने ग्लास में, और तुमको पेन जो है, पेन तो मैंने, तुम देख ही रहो ना, पेन को तो तोड़ा नहीं है, पेन तो एकदम सीधा है, बस ग्लास में डालते ही तुमको टूटा हुआ दिख रहा है। ऐसा क्यों हुआ? ऐसा क्यों वो टूटा सा दिखने लगा? ठीक है, या फिर जब मैं ग्लास में पानी, मान लो ये इस तरह से तुम्हारा ग्लास था, और जब मैं ग्लास में ऐसे प्रकाश की लाइट यहां से यहां डाल रही थी ना, तो उसकी जो दिशा थी वो थोड़ा सा ऐसे टेढ़ी होकर तुमको दिख रही थी उसके अंदर। तो ऐसा क्यों हो रहा था बेटा? बिल्कुल, प्रकाश के अपवर्तन के कारण। तो अब प्रकाश का अपवर्तन है क्या? बिल्कुल बिल्कुल, उसे प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। कोई भी प्रकाश जब विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाता है या सघन से विरल माध्यम में जाता है तो वो तिरछा घूम जाता है, अपनी जगह अपनी दिशा से मुड़ जाता है, उसको हम प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। ये तो आपकी किताब में लिखा हुआ है, ठीक है? ये अच्छी बात है जिनको भी ये पता है। लेकिन आप समझते हो कि विरल माध्यम क्या है और सघन माध्यम क्या है? प्रकाशिक रूप से विरल और सघन माध्यम क्या है? जैसे मान लो तुम्हारी एक क्लास है, तुम्हारी क्लास को मैं पूरा खाली कर दूं और तुम्हारे क्लास में 2 दरवाजे हैं और तुमसे कह दूं कि एक कोने से दौड़कर दूसरे जगह कोने पर जाओ, ठीक? दूसरी स्थिति में मैं कहूं तुम्हारी क्लास में मैंने भर के बच्चे खड़े कर दिए हैं और फिर तुमसे कहूं कि आप एक कोने से दौड़ के दूसरे कोने जाओ, किस में तुम जल्दी दौड़ के जाओगे? जिसमें खाली, बिल्कुल जिसमें खाली था।
मतलब वो क्या था, विरल था। विरल मतलब समझ लो कि तुम्हारी क्लास जो है, तुम्हारी क्लास का मतलब समझ लो कोई मटेरियल और वो एकदम खाली है, मतलब कोई भी इसमें अणु नहीं है, तो जल्दी से यहाँ चले जाओगे। और यही तुम्हारी क्लास में जो खूब सारे बच्चे हैं, तो इनको समझ लो कि तुम बहुत सारे पार्टिकल हो गए किसी माध्यम में, बहुत सारे अणु हो गए। अब जब यहाँ से यहाँ जाना है तो देरी लगेगी, मतलब मान लो यही कोई बीच बीच में खड़ा हो जाए, ठीक है, तो इसमें तुम जल्दी चले जाओगे और इसमें तुम थोड़ा देर से जाओगे। तो ये तुम्हारा क्या हो गया बेटा, विरल माध्यम हो गया, ठीक है। और ये तुम्हारा क्या हो गया बेटा, सघन माध्यम हो गया। तो विरल माध्यम, सघन माध्यम जो है बेटा, किसी भी एक माध्यम को तुम, जैसे मान लो वायु है, ठीक है, तो वायु है और तुम्हारे पास जल है। अब बताओ इसमें कौन विरल है, कौन सघन है? बिल्कुल, ये हो गया तुम्हारा सघन और ये हो गया तुम्हारा विरल, ठीक। अच्छा अब ये बताओ कि अब एक माध्यम तुम्हारा जल है और दूसरा माध्यम तुम्हारा कांच है, दोनों ही पारदर्शी माध्यम है ना, पारदर्शी माध्यम जिसमें तुमको आर पार दिखाई दे। हवा में भी तुमको आर पार दिखता है, जल में भी आर पार दिखता है, कांच में भी आर पार देख सकते हो, ठीक है। तो अब बताओ कि एक माध्यम जल है और दूसरा माध्यम कांच है, अब कौन विरल है और कौन सघन है? कांच क्या है? अब कांच सघन है और जल क्या है, विरल है, ठीक है। तो बेटा ऐसा नहीं होता है कि कोई एक माध्यम ही विरल है और एक माध्यम सघन है, ये सापेक्ष में डिपेंड करता है कि तुम कौन कौन से माध्यम को एक साथ ले रहे हो, तब तुम्हें पता चलेगा कि कौन सा विरल माध्यम है और कौन सा सघन माध्यम है, ठीक है। वायु और कांच हो तो क्या, वायु विरल हो जाएगा और कांच सघन हो जाएगा, ठीक। तो विरल माध्यम, सघन माध्यम क्लियर है। तो विरल माध्यम कौन सा माध्यम है, वो माध्यम जिसमें प्रकाश आसानी से चल लेता है, ठीक, और सघन माध्यम जिसमें थोड़ा मुश्किल से चलता है कंपैरिजन में, ठीक है। तो अब प्रकाश का अपवर्तन होता क्या है बेटा, जब प्रकाश एक पारदर्शी माध्यम से दूसरे पारदर्शी माध्यम में जाता है, ये चाहे जल कांच हो, वायु कांच हो, वायु जल हो, कुछ भी हो सकता है। तो जब एक पारदर्शी माध्यम से दूसरे पारदर्शी माध्यम में जाता है और ये माध्यम को जो बांटने वाली लाइन है या जो तल है उस पर तिरछे पड़ता है बेटा, तब ये प्रकाश अपनी दिशा से थोड़ा सा मुड़ जाता है, ठीक है। वास्तव में इसको जाना चाहिए तो ऐसे सीधे जाना चाहिए, लेकिन सीधे ना जाके ये थोड़ा सा अपनी दिशा बदल देता है, ठीक। इसी मुड़ने की घटना को, प्रकाश के मुड़ने की घटना को हम प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। तो सही नियम विरल सघन माध्यम तो बाद में आता है। जब भी प्रकाश एक पारदर्शी माध्यम से दूसरे पारदर्शी माध्यम में जाता है तो माध्यम को पृथक करने वाली जो पृष्ठ है, जो सतह है, उस पे अपनी दिशा से थोड़ा सा परिवर्तन हो जाता है उसकी, या सिंपल कहो जब वो जाता है तो प्रकाश की जो दिशा है उसमें थोड़ा सा परिवर्तन हो जाता है। इसी घटना को हम प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। और इसी वजह से तुमको ये जो पेन था वो मुड़ा हुआ दिख रहा था, क्योंकि ये पेन का ऊपर का हिस्सा कहाँ है बेटा, वायु में है। पेन का नीचे का हिस्सा कहाँ है बेटा, पानी में है, ठीक। पानी में तो है ही, साथ साथ कांच भी है ना। तो हो क्या रहा है बेटा, ये जो ऊपर के हिस्से से जो प्रकाश की किरण तुम्हारे आंख में आ रही है और जो नीचे के हिस्से से प्रकाश की किरण तुम्हारे आंख में आ रही है वो थोड़ा सा मुड़ी हुई आ रही है, प्रकाश अपनी दिशा बदल दे रहा है, इसी वजह से ये पेन तुमको मुड़ा हुआ दिखाई दे रहा है, ठीक है। तो क्लियर है प्रकाश का अपवर्तन क्या होता है। प्रकाश की किरण जब एक पारदर्शी माध्यम से दूसरी पारदर्शी माध्यम में जाती है और ये माध्यम को पृथक करने वाली सतह पर थोड़ा तिरछी जाती है, तिर्यक पड़ती है, तब प्रकाश की किरण अपनी दिशा से थोड़ा मुड़ जाती है, उसे हम बोलते हैं प्रकाश का अपवर्तन। अभी ये समझने के लिए है, तुमको लिखने के लिए परिभाषा अच्छी से मिल जाएगी, ठीक है। समझ में आया कि नहीं? चलिए, अब होता क्या है बेटा, जब प्रकाश की किरण एक विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाती है, विरल माध्यम मान लो मैंने कह दिया वायु और सघन माध्यम कह दिया जल, ठीक। तो ये मान लो मैंने यहाँ से टॉर्च जलाई, इसके ऊपर प्रकाश डाला मैंने, ठीक। ये इस पॉइंट पे आके गिरा, ये हो गई तुम्हारी आपतित किरण। जिस पृथक करने वाला जो पृष्ठ है, इस पे जिस पॉइंट पे गिरा ये तुम्हारा आपतन बिंदु।
आपतन बिंदु पर एक 90 डिग्री का लाइन खींचो तो ये हो गया तुम्हारा अभिलंब। तो क्या होगा जब वायु से कांच में, जल में, यानी कि विरल से सघन में जाती है तो ये अभिलंब की ओर झुक जाती है। ठीक, मतलब इसको जाना चाहिए था ऐसे और ये इधर चली आई। ठीक है, यही जब इसका उल्टा होता है बेटा, जब ये सघन से यानी कि जल से वायु में जाती है तो क्या होता है बेटा, ये अभिलंब से दूर हो जाती है। ठीक, ये अभिलंब से अगर इसको सही सीधी सीधी जाती तो ऐसे जाती, पर ऐसे नहीं जाके ऐसे दूर चली जाती है। ठीक है, ये आपकी आपतित किरण है, ये आपका आपतन कोण है, ये आपका अपवर्तन कोण है और ये आपकी अपवर्तित किरण है। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्लास में बेटा, नेक्स्ट क्लास में हम अपवर्तन के नियम, अपवर्तनांक, लेंस के बारे में समझेंगे। ठीक है, पर उससे पहले आपके बुक में बहुत सारे क्रियाकलाप दिए गए हैं, जैसे कि आप जाके सिक्का डालिए पानी में, देखिए उसकी तली ऊपर क्यों उठी हुई दिखाई देती है, या जाके टॉर्च जला के देखिएगा पानी में क्या होता है। ठीक है, तो ये सारे एक्सपेरिमेंट जाके करिएगा। और कौन सी अपवर्तित किरण है, कौन सा आपतन कोण है, पर अपवर्तन कोण कौन सा है, वो भी आप लोग करिएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्लास में हम आगे पढ़ेंगे। थैंक यू बेटा।